तो सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ रानीखेत के केमो स्टेशन में। तो आप देख पा रहे होंगे रानीखेत का केमो स्टेशन है। तो आज मैं होली की छुट्टी के बाद, लंबी छुट्टी के बाद अपने काम पर वापस लौट रहा हूँ, जैसा कि आप भी लौट रहे होंगे। तो सभी लोग को जाना ही होता है, होली हो चाहे दिवाली हो, अपने घर आने के बाद। तो बड़ा अजीब लगता है, उदासी लगती है एक। तो अपने अपने घरों से वापस आने में बहुत दुख लगता है, वो भी मुझे भी लगा। तो रास्ते भर तो मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं, तो रानीखेत में आकर के मैं एक वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो रानीखेत स्टेशन में मैं इस वक्त खड़ा हूँ और यहाँ से मैं निकलूँगा हल्द्वानी को। तो जो आज की मेरी जो वीडियो आएगी वो आएगी रानीखेत टू हल्द्वानी। तो आप सब लोग बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। तो चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। तो मार्केट को मैं छोड़ आया हूँ। तो ये रहा बाईपास ऊपर को जाने के लिए, और ये रास्ता जो है खैरना गर्म पानी होते हुए हल्द्वानी का। तो आज आपको मैं हल्द्वानी तक का सफ़र रानीखेत से कराऊंगा। पिछली बार जो वीडियो था वो मैंने आपको रानीखेत से खैरना गर्म पानी तक का करवाया था। तो लोगों के कमेंट आए थे कि पूरी यात्रा हल्द्वानी तक की दिखाइए, इसलिए मैंने आज ये यात्रा शुरू की है। तो आप लोग तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो सफ़र अच्छा होने वाला है आज का, और रोचक सफ़र, रोमांचक सफ़र होने वाला है। तो सभी लोग, आप लोग भी, सभी लोग जा रहे होंगे, तो एक जाने की एक उदासी है। तो वही मुझे भी लगी हुई है उदासी, क्योंकि 5-6 दिन मैं घर रहा हूँ अपने होली में। इस बार कुछ ज़्यादा ही रह गया, इस बार होली की छुट्टी लंबी हो गई, क्योंकि होली का त्यौहार जो है बीच थोड़ा सा लास्ट में आ गया, और एक छुट्टी एक्स्ट्रा हो गई, बल्कि एक या 2 छुट्टी एक्स्ट्रा हो गई, इसलिए होली इस बार थोड़ा लंबी हो गई। चलिए कोई बात नहीं, अपने घर में अपने लोगों के करीब थोड़ा सा लंबा समय बिताने का मौका मिला। आपको भी मिला होगा, आप सब लोग भी जा रहे होंगे आज, मुझे मालूम है आप सब लोग भी जा रहे होंगे अपने अपने नौकरी में, अपने अपने जहाँ जिसको जाना है। तो अब लेकिन जाना तो पड़ेगा ही, क्या करें, नौकरी करनी है तो जाना ही पड़ेगा। ये आ गया जी गनियादेवली, यहाँ का जंक्शन पॉइंट है, और इसको रानीखेत का उपनगर भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक रोड रामनगर को चली जाती है, ताड़ीखेत होते हुए, भिकियासैन होते हुए, ये वाली ये चली जाएगी रामनगर को, और ये जो है रोड ये सीधा जाएगा ये। और दिन का करीब बज गया है 12, करीब यहाँ से मानिए 3.5 घंटे का रास्ता और है। तो बाया जोलीकोट का रास्ता मैं लूँगा, जोलीकोट से थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, तो लेकिन रास्ता वही सही है। तो आप लोगों में से कौन कौन अपने घर से आज विदा लेके जा रहा है अपनी नौकरी में, सच बताना। कोई आर्मी वाले होंगे, कोई प्राइवेट जॉब वाले होंगे, कोई दुकान, अब कोई किसी का बिजनेस कहीं होगा, किसी की दुकान होगी, किसी का होटल होगा, कोई हो सकता है अपने स्कूल कॉलेज की छुट्टियों से वापस जा रहा हो। तो जो भी वापस जा रहे हैं आप ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि एक अजीब सी उदासी सी लगी हुई है, और मन नहीं कर रहा है बिल्कुल। कसम से सुबह में जब निकला था तो एक बार को मन कर रहा था कि बीमारी का बहाना लगा कि एक दिन और एक्सटेंड कर लूँ,
लेकिन इस बार की होली की छुट्टी जो है इतनी ज़्यादा हो गई है कि मतलब एक ना अपने से बेईमानी करना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं निकल पड़ा। बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और मुझे पता है इसके बाद, इस सुहाने ठंडे मौसम के बाद अब हल्द्वानी पहुंच के गरम लू के थपेड़े खाने हैं, मुझे पता है। हालांकि अभी लू तो नहीं चल रही होगी, लेकिन फ्री मौसम प्लेन्स में गर्म हो चुका है। तो ये झूला देवी मंदिर का गेट, घंटेश्वरी मंदिर, जय हो। तो फिर आज के बाद फिर प्लेन्सों की गर्मी खानी है। तो कुछ दिन अच्छे बिताए और ये यादगार रहे, और इस बीच होली भी रही और खूब सारे ब्लॉग्स आपने मेरे पसंद किए, तो उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। बहुत प्यार दे रहे हैं आप मेरे वीडियोस को। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी गुणवत्ता वाले और अच्छे पहाड़ी हिल स्टेशनों की आपको यात्रा में करवाता रहूँ। अभी तो गर्मियों का पूरा सीज़न बाकी है, और अच्छी अच्छी जगह मैं आपको लेके जाऊँगा, बिल्कुल, जो आपने कभी सुना नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, और सुना होगा तो देखा नहीं होगा। वैसे ये जो स्टेशन रास्ते पे पड़ रहे हैं अभी खैरना तक जो पड़ेंगे, वो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर दिखाऊंगा। लेकिन उन लोगों का भी ख्याल करना है जो लोग पहली बार वीडियो में आएंगे, इसलिए मैं ज़रूर ले रहा हूँ। क्योंकि मैं चाहता तो डायरेक्ट सीधे खैरना से ही शुरू करता है, बीच के एक आध बवाल तलाई कर देता, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो में पहली बार आएंगे, तो उनको ये दिखाना ज़रूरी है। मैं थोड़ा लेट जानबूझ के इसलिए निकला, क्योंकि सुबह के समय जो ट्रैफिक होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए मैं जानबूझ के लेट निकला हूँ, ताकि जो वाहन जाने वाले होंगे वो चले जाएंगे। तो इस रोड में आते आते ये सामने ये रिजॉर्ट सा बना है, ये मुझे बड़ा पसंद आता है। हालांकि अंदर घुसने की हिम्मत तो मेरी नहीं है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसकी जो बनावट है, इसकी जो सजावट है, तो बहुत अच्छा लगता है। और अब ये देखिए, ये गेट भी इतने सुंदर बना रखे हैं, बिल्कुल प्राकृतिक, नेचुरल। अंदर से कैसा होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अच्छा है। कभी चाय पीने तो जाएंगे जाएंगे एक बार। तो भैया इस रोड में वो तो महंगा ही होगा, तो कभी कभी चले जाना चाहिए ऐसे में, ऐसे होटलों में रेट पूछ के। लेकिन पता लगा कपड़े उतर गए। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, हम जाते हैं, मीटिंग होती है हमारी, एक से एक अच्छे होटल में होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मध्यम दर्जे के लोग हैं तो इस तरह का मजाक बनता है। अगर यही मजाक कोई पैसे वाला सेठ आदमी करता तो वो मजाक होता। ये आ गया जी खैरना, खैरना का पुल आ गया। खैरना का मार्केट तो सब लोग जानते ही हैं, खैरना आ चुका है। और खैरना आती वही गाड़ियों की रेलम पेल जाम, ये वो सब।
तो चलिए पेट्रोल भरा लेते हैं। कांटा के पास भराया था पेट्रोल मैंने, तो पेट्रोल की ज़रूरत पड़ गई है। मुझे लग रहा है पेट्रोल थोड़ा सा डलवाना पड़ेगा। तो जो कांटा के बाद पिथौरागढ़ से आते वक्त भराया था वही पेट्रोल है गाड़ी में अभी तक, उसके बाद मैंने भराया नहीं है। तो यहाँ से खैरना से भरा देता हूँ पेट्रोल। उसके बाद वहाँ भीड़ थी काफ़ी, तो मैं रुका नहीं वहाँ पर, खाली टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैं रुका नहीं। आगे कहीं पे देखूँगा चाय पानी, और मोबाइल भी चार्ज करना है मैंने ये। तो पेट्रोल भरा लेते हैं। तो पेट्रोल भरा लिया है, और खाना तो अपना पेट्रोल नहीं डलवाया मैंने, क्योंकि अभी सुबह खा के आ रहा, इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन कहीं पे मोबाइल चार्जिंग ज़रूर लगाऊंगा, तो उसके लिए मुझे चाय पीनी पड़ेगी, क्योंकि चाय पीते पीते ही चार्ज करना पड़ेगा। तो आगे कहीं देखते हैं कोई अड्डा मिलता है तो। तो ये गर्म पानी है, ये इस मार्ग का सबसे पुराना स्टॉपेज है। पहले जो है जब खैरना का मार्केट डेवलप नहीं हुआ था तो गर्म पानी ही गाड़ियाँ रुकती थी, तो सारी बसें वगैरह चलती थी उस वक्त, टाटा सुमो जीप वगैरह नहीं चलती थी। तो ये गर्म पानी का यहाँ पे धारा है, इसलिए इसका नाम गर्म पानी पड़ा है। ये देखिए जहाँ पे पानी भर रहे हैं तो ये धारा है गर्म पानी का। तो पहले ये स्टॉपेज हुआ करता था, तो सारी बसें यहीं रुकती थी, चाय नाश्ता खाना पीना जो भी होता था यहीं करके फिर वो आगे को बढ़ती थी अपने गंतव्य को। लेकिन वो सब पुराने दिनों की बातें हो गई हैं। अब खैरना का बाज़ार डेवलप हो चुका है, एक से एक रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, एक से एक होटल खुल चुके हैं। तो लोग यहाँ पर अपनी मनमानी और अपनी सुविधा के हिसाब से रुकते हैं। तो इसलिए गर्म पानी का थोड़ा मार्केट वो थोड़ा डाउन हो गया है। लीजिए भवाली आ गया। बड़ा लेट हो गया यार, 2:30 बज चुका है और थोड़ा सा ट्रैफिक बहुत था रास्ते में। तो भवाली से निकल जाओ बस, उसका फिर आराम ही आराम है। बस ये भवाली से मैं पार हो जाऊं, उसके बाद फिर सब जो पूरा खुला खुला रोड है जोड़ीकोट वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, यहाँ भी बड़ा मुश्किल है लग रहा है मुझे। बाप रे, बड़ी मुश्किल से पार हुआ भाई साहब, पूरे 10 मिनट लग गए वहाँ पर मुझे चौराहे पे। पता नहीं क्या है यहाँ पर सिस्टम, समझ में नहीं आता है। गाड़ियाँ आड़ी तिरछी खड़ी रहती हैं, कोई देखने वाला नहीं है। एक पुलिस वाला वहाँ पर मौजूद नहीं था, जैसे जैसे गाड़ी वाले ही आगे पीछे करके जाम खुलवा रहे हैं। अब उस चक्कर में हम लोगों को भी रॉन्ग साइड निकालनी पड़ती है, क्या करें। हम चाहते नहीं रॉन्ग साइड चलना, नियम तोड़ना, लेकिन राइट साइड में इस तरह का इतना बुरा हाल था वहाँ पर, मैं क्या कहूँ। अभी सीज़न शुरू भी नहीं हुआ है, जब सीज़न शुरू होगा तब क्या हालात होंगे आप सोच सकते हो। तो ये हालत है। बाकी अच्छे पहलुओं के साथ साथ ये थोड़ा सा एक चिंता करने वाले पहलू भी हैं, जो हमारी ट्रैफिक पुलिस पता नहीं इतनी उदासीन क्यों है जाम के प्रति। हर नुक्कड़ नाके पे खड़े हैं ये लोग, लोगों से वसूली करने के लिए, चालान करने के लिए, शरीफ लोगों को धमकाने के लिए। लेकिन जो चौक चौराहे पे जो लोग गाड़ियां जाम लगा रही हैं उन पे ये लोग बिल्कुल भी रवैया बिल्कुल नरम है। ये यहीं का नहीं, हर जगह का हाल है। वसूली के लिए रास्तों में खड़े हुए थे, किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। कम से कम 500 का चालान है ना, तो मार्च पूरा करना हो रहा है इन लोगों के लिए, तभी इस चौराहे पे कोई नहीं है। अपने आप मरती है जनता, मरती रहे साली, इन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तनख्वाह आई जा रही है, इनकी सरकारों को वोट मिली जा रहे हैं, क्या करना है, अपने आप मरते हैं। जाम खुलवाने के मामले में तो हमारी उत्तराखंड पुलिस एकदम नाकारा है, बिल्कुल नाकारा कहूँगा मैं, बिल्कुल नाकारा। ऐसे ऐसे जगहों पे जाम लगते हैं। अभी कैंची में इतना जाम लगा था, कोई मतलब नहीं वहाँ पे खड़ा हुआ कोई।
वाहन चालक मनमानी कर रहे हैं, बेतरतीबी कर रहे हैं, उल्टी सीधी गाड़ियाँ रास्ते में खड़ी है, कोई मतलब नहीं, ट्रैफिक पुलिस गायब। मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है। तो ये आ गया जी भवाली सैनिटोरियम। तो सैनिटोरियम के बारे में आप जानते होंगे, यहाँ पर टीबी के मरीजों को रखा जाता है स्वास्थ्य लाभ के लिए, क्योंकि यहाँ पे पाइन मतलब चीड़ के जंगल बहुत है। तो जो चीड़ के जंगल है वो टीबी के मरीजों के लिए, उसकी जो हवा आती है चीड़ के पत्तियों से, पेड़ों से, वो जो टीबी के मरीज होते हैं उनके लिए स्वास्थ्य लाभदायक होती है। लेकिन इसका भी बुरा हाल है, देख रेख नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, बिल्कुल उदासीनता है। तो ये एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से नैनीताल मात्र 9 किलोमीटर रहेगा। तो नैनीताल आप यहाँ से जा सकते हैं, और ये नीचे वाला रूट बाय जोलीकोट होते हुए हल्द्वानी। ये आ गया जी, क्या आया, भूमियाधार। तो आज मैं इस रास्ते की वीडियो बना रहा हूँ। इस रास्ते का मैंने रूट अभी तक नहीं दिखाया था। तो वाया रामगढ़ में हल्द्वानी ज़रूर दिखाया था मैंने, लेकिन वो मैं भवाली से भीमताल होते हुए चला गया था। तो इसमें ये रूट आज आपको पहली बार दिखाऊंगा। भूमियाधार कहते हैं इसको। भूमियाधार इसलिए कहा जाता है तो यहाँ पर भूमिया देवता का मंदिर है। तो धार मतलब होता है पहाड़ी, तो भूमियाधार इस जगह को नाम दिया गया है। जोलीकोट भी 14 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये रूट भी बड़ा अच्छा है, जोलीकोट वाला। कभी आप यहाँ आए यहाँ से, एक तो इस रोड में सबसे बड़ी खासियत ये है आपको ट्रैफिक बहुत कम मिलता है, और ट्रैफिक रोड भी ये थोड़ा चौड़ी है। लेकिन जो भीमताल और भवाली के बीच का जो जाम होता है ना, और रानीबाग का जो वहाँ पर नेक है, बॉटल नेक जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा समय खा जाता है यात्रियों का। इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। हालांकि ये 9 किलोमीटर लंबा है, लेकिन 9 किलोमीटर लंबा में मुझे जाना मंजूर है, वो जाम में फंसना मंजूर नहीं है। तो ये है जी तल्ला गेठिया। तो एक आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ। महायोगी पायलट बाबा आश्रम आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। ये सामने एक भव्य मंदिर नुमा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये दिखाने को मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति लगी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से ये आश्रम है। और ये आश्रम बड़ा हाईटेक आश्रम है जी। ये गणेश जी भी आपको दिख रहे होंगे, नमस्कार, प्रणाम, जय हो। भगवानों की मूर्तियाँ आपको दिख रही होंगी। ये सब पाप को छिपाने के लिए, ये सब जो है ना, ये सब पाप को छिपाने के लिए है। वीआईपी आश्रम है, साधारण आदमी, जय हो, साधारण आदमी नहीं जा सकता अंदर। केवल बाबा के वो भक्त, पायलट बाबा के वो भक्त जो मोटा दान देते हैं, वही अंदर आ सकते हैं। उन्हीं के लिए अंदर व्यवस्था है। अंदर लिफ्ट बनी है, अंदर बड़े बड़े आलीशान कमरे हैं, बिल्कुल एक ऐशो आराम की एक अंदर पूरा एम्पायर बना रखा है। और दूसरा, जो बाहर से विदेशों से आते हैं वो लोग यहाँ रह सकते हैं। जो नए, वो पहले अपनी औकात का, अपनी हैसियत का परिचय देंगे कि भैया हमारे पास इतना पैसा है, हम इतना दान देने की औकात रखते हैं। तो वो लोग जो औकात रखते हैं चंदा देने की, सिर्फ वही लोग यहाँ पे अंदर प्रवेश पा सकते हैं। तो ये इस आश्रम की हकीकत है। बाहर से भगवानों की मूर्तियाँ लगी हैं, ये सोचते हैं कि अरे ये तो कोई बड़ा सिद्धपीठ होगा, धाम होगा। नहीं, ये कुछ नहीं है। ये सिर्फ पैसा ऐंठने का, धर्म की आड़ में और आश्रमों की आड़ में धंधा बनाने का एक तरीका है। हालांकि आश्रम बड़ा खूबसूरत है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। ये एक और आए, और भाई तो कभी आप कोशिश करिएगा एक बार जाने की, आपको अंदर ही नहीं घुसने दिया जाएगा। बाहर से मूर्तियां लगवा रखी हैं भगवानों की, ताकि लोग ये समझे ये कोई सिद्धपीठ है, ये कोई बड़ा मंदिर है। ऐसा नहीं है, ऐसा ना, इसकी असलियत हम जानते हैं, लोग नहीं जानते हैं। लोग तो आस्था में बह जाते हैं ना। तो कुछ लोग मेरी बात को बुरा मान रहे होंगे कि ऐसा कह रहा है, ऐसा कहना ही पड़ेगा। आप
आप एक काम करिए, रिसर्च कर लीजिए, आप इसके बारे में रिसर्च कर लीजिए। ये हो गया डोल आश्रम हो गया, इन आश्रमों का आप रिसर्च कर लीजिए ना। भगवानों की मूर्तियाँ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लगाई गई हैं, ताकि आप सोचें ये कोई आश्रम है, कोई सिद्धपीठ है ना। तो जिस महायोगी जो लिखा है पायलट बाबा, वो खुद एक पॉलिटिकल व्यक्ति था, उसके नाम से उन्होंने यहाँ पर आश्रम खोला था। तो ये चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मेरी बात का किसी को बुरा लग रहा होगा, लगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सच बात कहने से डरता नहीं हूँ। और अगर कोई इसका पायलट बाबा आश्रम का कोई भक्त है, मेरी वीडियो अगर देख रहा है, तो मेरा मंशा किसी का वो करने की नहीं है, लेकिन ये बात सच है ना, अंदर आम आदमी को क्यों नहीं घुसने देते भाई तुम्हारे आश्रम में? वही वो लोग क्यों घुस सकते हैं जो मोटा पैसा देते हैं? और क्या ज़रूरत है उसे पैसे की? इतना बड़ा आश्रम है, सारी सुख सुविधाएं, उसको पैसे की ज़रूरत क्या है? क्योंकि पैसा जाता है एक खास व्यक्ति को, है ना। बस ये है, आप अपनी औकात बना के ले आइए कि भैया मेरे पास आपको देने के लिए 51,000 रुपये है, अभी तुरंत आपको अपने हाथों पे आपके पैर रख करके अंदर ले जाया जाएगा आपको। तो ये चीज़ है। बाकी चलो चर्चा करते हैं बाद में। देखिए, जो चीज़ होती है उसको सच्चाई कहने से मैं पीछे हटता नहीं हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको ये सच्चाई पता नहीं होगी, तो आज जान लीजिए। तो एक और जंक्शन पॉइंट आ गया, ये चला जाएगा नैनीताल को। यहाँ से नैनीताल करीब 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर है। और तो जो हल्द्वानी से आते हैं लोग, वो यहाँ से जाते हैं। जो अल्मोड़ा की तरफ से, जिनको रानीखेत से नैनीताल जाना होगा, भवानी से जाते हैं। तो ये 2 रास्ते हैं। अब आया जी जोलीकोट। तो चलो जोलीकोट की बाज़ार में कुछ खाते हैं, बन मक्खन चाय या फिर बन ऑमलेट कुछ खाते हैं जोलीकोट की बाज़ार में। भूख तो थोड़ा बहुत लग गई है, क्योंकि लंबा सफ़र हो गया है। सुबह थोड़ा सा 2-2.5 रोटी खाई थी, उसके बाद खाया नहीं है। वहाँ पर खैरनमा बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं वहाँ पर रुका नहीं। अब इसकी थोड़ा मोबाइल की बैटरी थोड़ा सा डाउन होने वाली है, 20-30% रह गई है, क्योंकि आगे वीडियोग्राफी करनी है तो बैटरी थोड़ा होनी चाहिए, इसलिए मैं उसी बहाने मोबाइल भी चार्ज कर लूँगा। ये आ गया जी जोलीकोट का बाज़ार। छोटा सा बाज़ार है। तो आगे एक होटल है, वहाँ पर मैं बैठता था कभी, तो वहाँ बैठता हूँ। गाड़ी किनारे कहीं लगाता हूँ आगे। आगे लगाता हूँ गाड़ी। तो ठीक है फिर, ओके, चलता हूँ मैं यहाँ से। करीब 3:30 बज गया है, भूख का टाइम भी हो गया था, तो हल्का सा बन मक्खन और चाय ले लिया है और कुछ राहत मिली। क्योंकि सुबह रास्ते में असल में कहीं खाने का मन करता नहीं, मैं आपको सच बताऊं। तो इसी तरह का हल्का फुल्का स्नैक्स लेकर के हम लोग आगे चलते रहते हैं। जहाँ पर स्टे पॉइंट होता है वहीं पर फिर हैवी ले लेते हैं। तो ये जोलीकोट का बाज़ार है। तो अब निकलता हूँ यहाँ से, आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए फिर, यहाँ से चल दिया हूँ। करीब 3:15 हुआ है अभी, और 1.5 घंटे का रास्ता यहाँ से और होगा, बल्कि हल्द्वानी होगा। मुझे तो आगे निकलना है ना। चलिए, हल्द्वानी तक की यात्रा है ये। तो एक जोलीकोट और आ गया। तो असल में जोलीकोट जो ये इलाका है, ये 3 हिस्सों में बटा है। एक जोलीकोट का मेन बाज़ार है, और एक ये जोलीकोट है, और एक जोलीकोट है गांव। तो ये 3 हिस्सों में जोलीकोट है। तो यहाँ पर भी एक ब्रेक पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ कम रुकती हैं, क्योंकि यहाँ पे होटल्स भी कुछ थे, शायद वो बंद हो गए हैं अब। यहाँ से लेकर के वो आखिरी छोर तक जोलीकोट ही है। 22 किलोमीटर हल्द्वानी, लेकिन 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि मैं वीडियोग्राफी करते हुए जा रहा हूँ, धीरे धीरे चलता हूँ, तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा आराम से। तो आप लोगों में से किस किस को हल्द्वानी जाते वक्त भीमताल अवॉइड करना पसंद है, जोलीकोट वाला रास्ता पसंद है? भीमताल अवॉइड करना मुझे इसलिए पसंद नहीं है कि भीमताल
कोई बुरी जगह है। जो भीमताल की ख़राब सड़कें और भीमताल का जो जाम है ना, जाम लगता है बेतरतीब वाहन पार्किंग से, तो वो दिक्कत है मेन जाम की। काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं इस रोड में भी, एक से एक। ये क्या है भाई? आम पड़ाव, आम पड़ाव है ये। एक ये भी छोटा सा स्टेशन है, एक दो दुकानें हैं यहाँ पर चाय नाश्ते की, बस चाय नाश्ते की दुकानों से ही है पूरा ये नैनीताल मार्ग, हल्द्वानी नैनीताल रोड है जो चाय नाश्ते की दुकानों से, फास्ट फूड, बस इसी पे डिपेंड है नैनीताल जो आने वाला टूरिस्ट है। बाकी हल्द्वानी बंदी के दिन भी लोग आते हैं, सैटरडे हल्द्वानी बंद होता है तो हल्द्वानी के लोग आते हैं, मंडे को रुद्रपुर से लोग आते हैं, तो ट्यूसडे को किच्छा बेड़ी से लोग आते हैं। तो हर हफ्ता वीकेंड आपको यहाँ पे गुलजार ही मिलेगा। इसके अलावा छोटी छोटी दुकानें भी आपको नजर आएंगी। देखिए जैसे ये सामने लगी हुई है भुट्टे की, जलजीरा की, ये शायद ये भी भुट्टे की है। तो लोग गांव में भुट्टा उत्पादन करते हैं और उसके बाद सुबह अपना आ जाते हैं सड़कों में, ज़्यादा लागत है नहीं, आग जलाते हैं, बैठते हैं, तो 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का एक भुट्टा बेचते हैं। लेकिन वो जो बेचारा गरीब आदमी है उसको देने का मन तो करता है, उसको देने का मन करता है। चलो कोई बात नहीं यार, बेचारा कर रहा है, अपना उद्यम कर रहा है, भुट्टे खाने के शौकीनों को भुट्टा, आग में सिका हुआ भुट्टा उपलब्ध करा रहा है। लेकिन जो लोग बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोल के लोगों को लूटते हैं, दिक्कत उनसे है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये है भटजी भुट्टे वाले हैं, ये भी कतई मीठा बोलते हैं लेकिन कर्रा तरीके से लूटते हैं लोगों को। हल्का सा बटर लगा देते हैं, इनका भुट्टा 60 रुपये का हो जाता है, हल्का सा बटर लगा करके, बटर भी सस्ता वाला है ना। चलो सस्ता ही नहीं, अमूल का भी हो तो तब भी वो भुट्टा 60 रुपये का हो जाता है, और 7 से 8 रुपये का ये लोग खरीदते हैं। एक भुट्टा 7 से 8 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का ये लोग खरीदते हैं खेत किसानों से, जो गांव वाले लोगों से, और उसके बाद उसको भून के नमक मिर्ची लगा के 50 का बेचते हैं और थोड़ा सा बटर लगा के वो 60 रुपये का हो जाता है। तो ये है गोरख धंधा। बाकी कोई बेचारा सड़क के किनारे बैठा है आग जला करके, गांव का आदमी है, उसको 40-50 रुपये देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इस तरह के जो पागड़ बिल्ले हैं ना, उनको मेरा 1 रुपया देने का मन नहीं करता है। शिकायत सुबह बहुत हो गया, अब आपको यात्रा कराते हैं। आप भी सोच रहे होंगे यात्रा का मजा किरकिरा कर रहा है इस तरह के कठोर शब्दों का इस्तेमाल करके, लेकिन ये ज़रूरी है बॉस। जो चीज़ आवाज़ कोई नहीं उठाता हम उठाते हैं, ये हमारी खासियत है। आपने किसी भी बाइकर्स या किसी भी ट्रैवल ब्लॉगर्स के मुंह से आज तक ये बात नहीं सुनी होगी, जो समस्या आपको, और मेरी उठाई समस्या है जेन्युइन है। ऐसा नहीं कि कोई फर्जी या झूठ या किसी भावना से प्रेरित होकर के मैं इन लोगों की शिकायत कर रहा हूँ, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आम लोगों को होती है। कुछ लोग तो लुटने के लिए ही बैठते हैं, खैर उनका तो कोई वो ही नहीं है। लेकिन हम जैसे लोग कभी मन करता है, चलो यार भुट्टा खाने का मन कर रहा है, पता लगा हाँ भाई कितने का है, 50 रुपये का, लो भाई 2 50 रुपये, सारा मज़ा किरकिरा। आप खुद सोचो, आप लोग पहाड़ से बिलोंग करते हो, आपके घर में भुट्टे होते हैं, तो क्या वो आग में सेक करके वो 5 रुपये की लागत का भुट्टा 60 रुपये में बेचना कोई तुक है, कोई इंसानियत है, कोई शराफत है? तो ये इसी चीज़ों के खिलाफ मेरी आवाज़ है, उठती रहेगी। जहाँ जहाँ मुझे गलत लगेगा वहाँ मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आवाज़ उठाता रहूँगा। अब लोग सोचते हैं हर टूरिस्ट सीजन में या नॉन टूरिस्ट सीजन में हमारी जो लूट है वो खप जाएगी। लेकिन आदमी सोचता है, खा करके आदमी पैसे दे करके जरूर जाता है, लेकिन इस बात को जरूर कहता है कि यार ये तो बड़ी लूट है, ये तो बड़ी लूट है, क्योंकि वो रेट नहीं पूछता। और रेट पूछता है जो आदमी, उसको बड़ी हकारत की नज़रों से देखा जाता है। हाँ भाई बड़ा वो आदमी है, रेट पूछ रहा है। हालांकि बंगाली टूरिस्ट जो है वो रेट पूछता है, बहुत बढ़िया बात है। पहले हम लोग सोचते थे बंगाली टूरिस्ट पैसों के मामले में कंजूस होता है, लेकिन नहीं,
वो सही करता है। हम जब छोटे थे तो बंगाली टूरिस्ट आता था तो हम लोग होटलों में उसको रेट पूछते हुए देखते थे, हम लोग उसको रेट पूछते हुए सुनते थे। हम कहते थे और भाई बैठे हो, और भाई क्या हाल है, ठीक है। तो बंगाली टूरिस्ट जो है हम सोचते थे अरे ये तो रेट पूछ रहे हैं, बड़े कंजूस है। ऐसा नहीं है, वो ठीक पूछते हैं ताकि खाना खाने के बाद उल्टे सीधे रेट लगाकर होटल वाले या पहाड़ वाले उनको वो न करें। हालांकि उत्तराखंड में ऐसे मैं उस बात को बिल्कुल पुष्टि नहीं करूँगा कि लोग लूटते हैं, लेकिन कुछ लोग उत्तराखंड को बदनाम करते हैं बहुत सारे रूटों में, है ना। जैसे आप अल्मोड़ा से हल्द्वानी वाले रूट में आप देखिए, ये खैरना से आगे आप चले जाइए, जब वहाँ पे कितनी लूट है। वो लोग बासी खाना खिलाते हैं, मनमाने पैसे लेते हैं, खाने उनमें उनके स्वाद ना हो लेकिन पैसे वो पूरे मांगते हैं। तो ये है। तो ये आया जी दो गांव की मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो मैं बस से अल्मोड़ा को जाया करता था या उससे आगे जाया करता। हालांकि अल्मोड़ा से आगे तो मैं डायरेक्ट कभी नहीं गया, मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो यहाँ पर बस रुकती थी जब ना, आए हाय, तो ऐसा लगता था कोई हिल स्टेशन आ गया। तो मैं जो घर से पैसे लाया हुआ था, टिकट के साथ मुझे पैसे मिलते थे एक्स्ट्रा, उसकी मैं कोल्ड ड्रिंक, लिम्का और गोल्ड स्पॉट पीने के लिए यहाँ पे उतर जाता था और सीधे 3 रुपये की 3.5 रुपये की गोल्ड स्पॉट आती थी, वो मैं पीता था स्ट्रॉ लगा करके। मतलब कैसे इंतज़ार करता था मैं, जैसे ही दो गाँव आए और मैं उतरूँ गोल्ड स्पॉट पीऊँ या लिम्का पीऊँ। तो ये था, कुछ यादें हैं इस मार्केट से जुड़ी हुई दो गाँव से, क्योंकि दो गाँव आने के बाद ऐसा लगता था पहाड़ आ गया उस वक्त हमारे लिए। जैसे हम हल्द्वानी की गर्मी से बिल्कुल उमस से ऊपर को बस हमारी बढ़ती थी, धीरे धीरे बढ़ती थी और दो गाँव में एक ब्रेक होता था, तो उस वक्त ऐसा लगता था हाँ कोई पहाड़ आ गया। उस वक्त जाम इतने नहीं लगते थे ना, भवाली भीमताल में उतने जाम लगते नहीं थे, तो आसान था सफ़र करना। आजकल तो बड़ा मुश्किल हो चुका है, एक जगह से दूसरी जगह जाना बड़ा मुश्किल हो चुका है, चाहे पहाड़ में ले लो चाहे प्लेन्स में ले लो। तो इसलिए ये देखिए टूरिस्टों को लुभाने के लिए जंगल फिएस्टा बना रखा है। जंगल फिएस्टा जंगल के अंदर बना रखा है, साधारण सा सब कुछ है लेकिन पैसे कपड़े फाड़ हैं। ये देखिए तो अब आया जी इस मार्ग का आखिरी और हल्द्वानी से आते वक्त पहला स्टेशन, आखिरी भी कह सकते हैं, पहला स्टेशन है ये, इसका नाम है भुजिया घाट। तो ये छोटा करते करते आज इतना बड़ा बन गया है। तो ये भुजिया घाट है, बड़े बड़े होटल, रिजॉर्ट्स, पैराडाइज यहाँ पर बन चुके हैं, क्योंकि टूरिस्टों को चाहिए पैसा फेंकना, तो वो हर उस जगह पे पैसा फेंकता है जहाँ पे उसको एकांत, अच्छा और सुविधा मिलती है। तो लोग वैसे कभी कभी हल्द्वानी और रुद्रपुर के लोग भी यहाँ पर शाम को यहाँ तक आते हैं, अपना एंजॉय करने यहाँ तक आते हैं शाम के समय। हाँ जी, तो ख़त्म हुआ यहाँ से पहाड़ों का सुहाना सफ़र। तो समझ गए होंगे आप ये क्या आया है, ये आया है रानी बाग। रानी बाग के आने का मतलब, जो हम लोग पहाड़ों से अपने मैदानों को यात्रा करते हैं, तो रानी बाग का मतलब है मैदान शुरू हो गए यहाँ से। तो वाकई में यहाँ से मैदान शुरू हो चुके हैं। अब एक अजीब सी उदासी आंखों के आगे रहेगी, मेरे भी आपके भी। आप भी मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो वीडियो देखते देखते भी आपकी उदासी मैं पढ़ सकता हूँ यहाँ से। तो लो जी रानी बाग, अब यहाँ से
रेला पेला शुरू हो चुका है, गाड़ियों का, वाहनों का, जाम का, शोर शराबे का और मौसम में गर्मी का। तो चलिए अब कुछ एक पखवाड़ा इसको झेलना है। एक पखवाड़ा मैंने इसलिए कहा कि 10-11 से तो मैं फिर वापस आपके पहाड़ों पर, अपने पहाड़ों पर वापस मैं आऊँगा। 10 या 11 से मैं निकल जाऊँगा, लेकिन एक पखवाड़ा का मतलब 15 दिन। तो इसे इस गर्मी को, इस माहौल को झेलना है। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो के साथ। जाम का आलम आप देख सकते हैं। रानी बाग में करीब 20 मिनट का जाम लगा था। मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि एक हाथ से मैं बाइक नहीं वहाँ पर रोक करके पॉसिबल था नहीं, है ना। मेरे पास कोई ऐसा स्टिल कैमरा है नहीं मैं आपको जाम दिखाता। कम से कम 20 मिनट का जाम लगा था वहाँ पर रानी बाग पे। वो पूरा आज का दिन ऐसे ही गया। ये देखिए फिर काठगोदाम में यही जाम है। अब ऐसे में रॉन्ग आदमी रॉन्ग ना निकाले तो क्या निकाले, और इतना सहन करेगा। पहाड़ से इतनी थका देने वाले सफ़र के बाद यहाँ पर भी इतना जाम लगेगा, इतना समय ख़राब होगा तो आदमी तो आधा तो ऐसे ही मर जाता है सफ़र में। उसके बाद ये जाम, और पता नहीं जाम लगने का कारण क्या है। ट्रैफिक पुलिस का तो कोई रोल ही नहीं लग रहा है, जीरो है, बिल्कुल ख़त्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, ये वाला रोल है। देखिए आपको दिख रहा है एक पुलिस वाला भी, एक भी पुलिस वाला आपको जाम खोलता हुआ मशक्कत कर रहा हो तो आप देखिए। वो सारे लोग बिजी है ना, ये सारे लोग मार्च क्लोजिंग में बिजी है। ये लोग वसूली कर रहे होंगे चौराहे पर इधर, और चौराहे पर भी नहीं, ऐसी जगह पे वसूली कर रहे होंगे ये लोग जहाँ पर मोड़ है दिखता नहीं है। ये भी तो दिक्कत है। क्या करें, आवाज़ उठाए तो हम गलत हो जाते हैं, जो करता है उसको तो कोई देखता ही नहीं है। तो लो जी, आ गया काठगोदाम का चौराहा। अब यहाँ से अभी पता नहीं कितना मुझे जूझना पड़ेगा इस जाम को, मुझे नहीं मालूम। अभी काठगोदाम स्टेशन वाला जाम तो मिला ही नहीं है बाबू। काठगोदाम स्टेशन वाला जाम तो अभी झेलना है, जो यहाँ पे लगता है, जो TRC के पास शुरू हो भी गया लगना, देख सकते हैं आप, लगना शुरू हो चुका है। मैंने जानबूझ के थोड़ा देर में मैं इसलिए निकला ताकि मुझे जाम ना मिले, ये तो और दिक्कत हो रही है। अब जैसे जैसे टूरिस्ट सीजन चढ़ता जाएगा लोगों की दिक्कत परेशानियां ये बढ़ती जाएंगी। तो लो जी, आ गया जी काठगोदाम का स्टेशन। काठगोदाम का स्टेशन आ गया। बस मेरा भी सफ़र, वीडियो का सफ़र अभी मेरा थोड़ा रह गया है। उसके बाद मैं कैमरा बंद करके फिर अपना, यहाँ पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर जाम है वहाँ पर किसी का पता नहीं है जी। मनमर्जी भैया, मज़े हैं, तनख्वाह पक रही है, ड्यूटी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जो इनके नाकारा प्रणाली के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको या तो बंद कर देते हैं या उसको पीड़न करते हैं। इसलिए ज़्यादा बोलना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आवाज़ अपनी उठाई जानी चाहिए। लो जी, ये आ गया काठगोदाम कॉल टैक्स। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और जो लोग रास्ते के गांव से, रास्ते के स्टेशनों से, रास्ते के क्षेत्रों से हैं, वो अपनी अपनी उपस्थिति ज़रूर बताइएगा कि हम उस जगह से हैं, उस जगह से हैं। और जो मैंने पूछा है उसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बड़ी मेहनत से मैं इस वीडियो को बनाता हूँ, बड़ा रिस्क लेके बनाता हूँ। एक हाथ से गाड़ी चला के, एक हाथ से मोबाइल पकड़ के। इस तो मोबाइल और ये कवर के साथ बड़ा भारी हो जाता है, तो एक हाथ थक जाता है, उल्टा हाथ। इसलिए तो फिर आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगली ही किसी वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।